आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होता है, हम लोग कैसे टाइप कास्ट कर सकते हैं, उसके बाद फंडामेंटल डेटा टाइप्स और इम्यूटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनबिल्ट डेटा टाइप्स के बारे में ब्रीफ पे डिस्कशन करेंगे। देन एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्ट्रिंग के अंदर होता है। और फाइनली कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए इस नेक काम का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज नथिंग बट टाइप कास्टिंग। किसी भी एक पार्टिकुलर डेटा टाइप को किसी और तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना, इसी चीज को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब इसका क्यों जरूरत पड़ता है, तो आप कुछ ऐसे समझ लीजिए। मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल देता हूं। सपोज आप इंडियन हैं, आपको अमेरिका में घर बनाना है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये परमिशन नहीं होगा कि आप अमेरिका में घर बना सकेंगे। इसके लिए आपको यह दिखाना जरूरी है कि आप अमेरिका के निवासी हैं। और ये कैसे हो पाएगा? अमेरिका के निवासी होने के लिए सपोज आपको दिखाना होगा कि आप 15 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप अमेरिका के ही निवासी हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इंडियन हैं और आपको अमेरिका में टाइप कास्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, क्यों टाइप कास्ट किया जा रहा है? इसलिए टाइप कास्ट किया जा रहा है ताकि आप अमेरिका के जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, अमेरिका के जो फीचर्स हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आप वहाँ पे घर ले सकते हैं, कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, और इसके लिए आपको टाइप कास्ट होना यानी कि अमेरिका में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। इसी तरह पाइथन में भी हम कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो पाता है जब तक कि हम उसे टाइप कास्ट नहीं कर दें। सपोज हमारे पास कुछ नंबर है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ऑलराइट, और मैं चाहता हूं उस पर नंबर वाले फंक्शनलिटी को अप्लाई करना। तो मैं उसे तब तक नंबर वाली फंक्शनलिटी को अप्लाई नहीं कर सकता जब तक मैं उसे स्ट्रिंग से टाइप कास्ट करके नंबर में कन्वर्ट ना कर दूं। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है आपको टाइपकास्ट समझ में आ गया होगा। तो पाइथन के अंदर ऐसे बहुत से इनबिल्ट फंक्शन मौजूद हैं जिनकी मदद से हम टाइपकास्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, वे कौन कौन से फंक्शंस हैं? जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और स्ट्रिंग। पाइथन के अंदर जितने भी प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, हर एक प्राइमरी डेटा टाइप्स के लिए पहले से ही फंक्शन मौजूद है जिसकी मदद से हम कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके इन फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट फंक्शन को। तो इंट फंक्शन की मदद से हम लोग किसी भी अदर डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को छोड़ करके। ऑलराइट, जब भी हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप से इंटीजर डेटा टाइप में टाइपकास्ट करेंगे तो ये कंपलसरी है कि हमारा जो डेटा स्ट्रिंग में है वो बेस 10 के फॉर्म में ही होना चाहिए और वो इंटीजरल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे इंटीजर में टाइपकास्ट कर पाएंगे, वरना हमें एक एरर मिलेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं ये कैसे काम करता है। ऑलराइट, तो अब मैं यूज करूंगा अपने IDE को। IDE क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो में कवर कर दिया था कि आप IDE को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम लोग अपना कोड टाइप करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू को, या जिसके अंदर मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कर रखा है। सपोज फ्लोट वेर। ओके, इसके अंदर मैंने फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर किया 1 to 4.67। ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखाता हूं इसका टाइप क्या है। प्रिंट टाइप ऑफ फ्लोट वेर। ऑलराइट, अभी इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इस वैल्यू को जो कि फ्लोट में है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। मैं यहां करता हूं मैं यहां करता हूं पाइथन typecasting.py। अभी आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो मैं चाहता हूं अभी ये फ्लोट टाइप के डेटा को टाइप कास्ट कर देना इंटीजर टाइप के डेटा में।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे इंट फंक्शन का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्वर्टेड इंट वेरिएबल, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इंट ऑफ फ्लोट वेर। ऑलराइट, इंट ऑफ फ्लोट वेर। और अब चलिए प्रिंट करके देखते हैं हम लोग, प्रिंट टाइप ऑफ कन्वर्टेड इंट वेर। ऑलराइट, इसका ये टाइप प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इसका वैल्यू को भी। ऑलराइट, तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग इसके लिए टाइप करेंगे पाइथन typecasting.py। ठीक है, पहले ये फ्लोटिंग में वैल्यू था, उसके बाद यहाँ पर लाइन नंबर 7 में मैंने क्या कर दिया, इसे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि टाइपकास्ट कर दिया इंटीजरिक वैल्यू में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या प्रिंट होकर के आ रहा है, डेटा टाइप यहाँ पर आ रहा है इंटीजर। ठीक है, और जब भी हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो ये इसका जो वैल्यू है, ये डेसिमल वाला वैल्यू, ये रिमूव हो जाएगा और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यू है, सपोज कोई और फॉर्म में वैल्यू है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ बुलियन, बुलवेर। ठीक है, बुलवेर इक्वल्स ट्रू, तो मैं इसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजरिक फॉर्म में। बिल्कुल, अभी ये किस फॉर्म में है, अभी ये है बुलियन फॉर्म में। अभी मैं इसका अगर टाइप आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये किस फॉर्म में दिखाई देगा आप लोगों को दिखाई देगा बुलियन फॉर्म में। ठीक है, आप लोगों को दिखाई देगा ये बुलियन फॉर्म में। मैं इसे कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बुलियन फॉर्म में। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस बुलवेर को बुलियन फॉर्म से कन्वर्ट करके इंटीजरिक फॉर्म में लाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा इंट ऑफ बुलवेर, इंट ऑफ बुलवेर। ऑलराइट, और उसके बाद मैं उसका वैल्यू को भी प्रिंट कर दूंगा और उसके टाइप को भी, ताकि आप लोगों को यहां पर दिखाई दे वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए उसका टाइप क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद उसका टाइप क्या हो जाएगा, इंट। और यहाँ पर वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रू को पाइथन इंटरनली एज अ 1 स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 1। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, क्लियर है। इसी तरह अगर हम लोग इसे स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो स्ट्रिंग से भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को। स्ट्रिंग वेर इक्वल्स 1 2 3 4। ठीक है, और मैं यहां पर कन्वर्ट कर देता हूं इसे। ठीक है, अभी भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया इसने इंटीजरिक फॉर्म में। यहां पर आप देख सकते हैं इंटीजरिक डेटा टाइप यहां पर शो हो रहा है। ऑलराइट, स्ट्रिंग के अंदर हमारा डेटा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई और फॉर्म में हुआ तो हम लोग उसे टाइपकास्ट नहीं कर पाएंगे। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है, मैं इसे बाइनरी में लिखता हूं 0B1111। ये किसका बाइनरी है, ये बाइनरी है 15 का। अब मैं इसे टाइपकास्ट करूंगा तो क्या ये टाइपकास्ट होगा, नहीं, बिल्कुल भी टाइपकास्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही डेटा होना चाहिए। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं ये टाइपकास्ट कर भी पा रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं यहां पर ये बोल रहा है कि डेटा शुड बी इन बेस 10, जबकि हम लोग किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस 2 के फॉर्म में। इसलिए यहां पर ये वैल्यू एरर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स वेर इक्वल 10 + 15J। अब मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एनी डेटा टाइप से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को छोड़ करके। ठीक है, तो चलिए इसे भी टाइपकास्ट करके देख लेते हैं कि क्या हो पाता है टाइपकास्ट या नहीं।
मैं यहाँ लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स ऑफ वैर और प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप टू इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पर किस तरह का एरर आ रहा है? टाइप एरर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंट फंक्शन के बारे में तो बढ़िया से पता चल ही गया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोट फंक्शन के बारे में। फ्लोट फंक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये भी क्या करता है, किसी भी अदर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है फ्लोटिंग वैल्यू में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को छोड़ करके। ठीक है, जब भी हमारा कोई डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा और हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बेस 10 के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। यह कन्वर्टेड फ्लोटिंग वैर इक्वल्स, हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, फ्लोट फंक्शन का। हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्लोट ऑफ बुल वैर। ठीक है, हम लोग इस डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लोट फंक्शन का। तो चलिए इसके प्रिंट करके भी देख लेते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ कन्वर्टेड फ्लोटिंग वैर। ठीक है, और इसका हम लोग वैल्यू को भी प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, दोनों चीज यहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम लोग यहां लिखेंगे पाइथन टाइप कास्टिंग डॉट py। ठीक है, ये डेटा हमारा था बुलियन के फॉर्म में, इसे इसने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रू को एज अ 1 स्टोर करके रखा जाता है, इसीलिए जब ये इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में तो ये 1.0 हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, जैसे यहां पर मेरा एक इंटीजरिक वैल्यू है। ठीक है, मैं इसे टाइपकास्ट करके दिखाता हूं आपको, अभी ये इंटीजरिक वैल्यू है, आप लोगों को पता ही है। मैं यहां लिखता हूं, अभी क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखता हूं यहाँ पर इंट वैर। ठीक है, इंट वैर। अभी ये क्या होगा, 15.0 प्रिंट हो जाएगा, 15.0 प्रिंट हो जाएगा। और इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा कोई स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा होगा और सपोज हमने यहां पर लिखा 16.7, तो ये भी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो चलिए इसे भी देख ही लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं स्ट्रिंग, और ये अभी भी किस फॉर्म में हो जा रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसी तरह अगर मैं कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से नहीं हो पाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मैं यहां लिखता हूं फिर भी कॉम्प्लेक्स ऑफ वैर। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है आउटपुट, टाइप एरर, कान कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए सही है। इसी तरह हम लोग पास है कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप किसे कहते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bj वेयर a एंड b कैन बी इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का भी इस्तेमाल हम लोग किसी अदर डेटा टाइप से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन का 2 वर्जन है। एक वर्जन, पहले वर्जन में हम लोग सिर्फ एक डेटा टाइप पास करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है और इसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसे रियल पार्ट में कन्वर्ट कर देगा और इमेजिनरी पार्ट में 0j को ऐड करके दिखा देगा हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 वैल्यू को पास करते हैं, तो वो पहला वैल्यू को एज अ रियल पार्ट ट्रीट करेगा और दूसरे वैल्यू को एज अ इमेजिनरी पार्ट ट्रीट करेगा। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास है यहां पर वैल्यू, सबसे पहले मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिखूंगा कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स वैर, और मैं यहां लिखता हूं कॉम्प्लेक्स, और यहां लिखता हूं फ्लोट वैर। ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखाता हूं, प्रिंट ऑफ, और इसका मैं सबसे पहले टाइप प्रिंट करके आप लोगों को दिखाता हूं,
टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स वैर, और उसके बाद मैं इसका वैल्यू भी प्रिंट करके आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए, इसने यहां पर इसे सबसे पहले तो कन्वर्ट कर दिया है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू को पास करें तो उस वैल्यू को वो रियल में कन्वर्ट कर देगा और इमेजिनरी में 0j स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर हम लोग यहां पर दो वैल्यू पास कर दें तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू को एज अ रियल कंसीडर करेगा और दूसरे वैल्यू को एज अ इमेजिनरी कंसीडर करेगा। तो सपोज यहां पर मैं दो वैल्यू यहां पर पास कर देता हूं। सबसे पहले तो मैंने फ्लोट वैर को पास किया और उसके बाद मैं यहां पास कर देता हूं बोल वैर। मैंने आप लोगों को बताया था कि बोल को इंटरनली एज अ 1 स्टोर करके रखा जाता है। तो यहां पर अभी क्या आएगा आउटपुट, यहां पर आएगा 124.67 प्लस 1j। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसने इसे कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट किया और उसके बाद यहां पर इसने, जब मैंने यहां पर दो वैल्यू प्रोवाइड किया तो फर्स्ट वैल्यू को इसने रियल पार्ट कंसीडर किया और सेकंड वैल्यू जो कि 1 को एज ए इमेजिनरी पार्ट कंसीडर किया। क्लियर है? इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हम लोगों के यहाँ पर कुछ वैल्यू है 16। अच्छा 16 है यहाँ पर, ये तो एक स्ट्रिंग के अंदर इंटीजरिक वैल्यू है। अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग वेयर हो गया। यहाँ पर 16 था, एक ही वैल्यू, उसे इसने रियल को कंसिडर किया और लास्ट में 0j को स्टोर कर लिया एज इमेजिनरी। क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों से, सपोज मैंने यहां पर ट्रू लिख दिया तो क्या अब ये इसे कन्वर्ट कर पाएगा? क्योंकि ट्रू को तो इंटरनली एज अ 1 स्टोर करके रखता है। तो अब यहां पर टाइपकास्ट कर पाएगा या नहीं? यहां पर बिल्कुल भी टाइपकास्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं टाइपकास्ट कर पाएगा? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो डेटा होगा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के ही फॉर्म में होना चाहिए। ये तो सिंपली एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पर इसे कन्वर्ट नहीं कर पाया। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बूल। बूल की मदद से भी हम लोग किसी भी अदर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं बूल में। और आपको पता है बूल के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक वैल्यू ट्रू है। हम लोग बूल के अंदर कोई भी डेटा पास करेंगे वो ट्रू है। सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग, नन और 0 को ही वो फॉल्स ट्रीट करेगा। इसके अलावा जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो उसे एज अ ट्रू कंसिडर करेगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी है इक्वल टू 0 और x इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग, देन द बुल विल रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न ट्रू। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे भी। मैं यहां लिखता हूं कन्वर्टेड बुल वैर। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं बुल ऑफ फ्लोट वैर। यहां पर क्या आएगा आउटपुट? यहां पर आउटपुट आएगा ट्रू। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर चीज ट्रू आएगा, हर चीज ट्रू, सिर्फ नन, 0 और एम्प्टी स्ट्रिंग को ही वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं और इसका वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे टाइप ऑफ कन्वर्टेड बुल वैर, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू को। तो बताइए, आप गेस कीजिए यहां पर क्या आउटपुट हो सकता है। सबसे पहले तो यहां पर आउटपुट हम लोगों को मिलेगा बुल। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या मिलेगा आउटपुट हम लोगों को? यहां पर आउटपुट मिलेगा हम लोगों को 1। ठीक है, 1 नहीं मिलेगा, यहां पर ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, ट्रू, ऑलराइट। इसके अलावा यहां पर हम लोग कोई भी डेटा पास कर दें, यहां पर मैं स्ट्रिंग वेयर को भी पास कर दूं या कुछ भी पास कर दूं, यहां पर क्या आएगा आउटपुट? सिर्फ और सिर्फ ट्रू आएगा। मैं यहां लिखता हूं स्ट्रिंग वेयर।
अभी भी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूं तो क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स आएगा। क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो को एज अ फॉल्स ट्रीट करता है। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी जीरो। अभी यहाँ पर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँगा बोल के अंदर, तो क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का, आएगा फॉल्स, सिंपली फॉल्स। ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था अगर मैं नन वैल्यू भी पास करूंगा, नन, तो वो उसे भी किस में कन्वर्ट कर देगा, वो उसे भी क्या ट्रीट करेगा, एज अ फॉल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नन को पास कर देता हूँ, नन। ठीक है, अभी क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का, फॉल्स आएगा। अभी क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स आएगा। क्लियर है। एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स वैर को पास करता हूँ, कॉम्प्लेक्स वैर। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट आएगा अभी ट्रू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप है मेरा, इसके अंदर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 0 + 15J। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी भी ट्रू आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था, अभी भी यहाँ पर कोई भी डेटा पास कर देंगे ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 + 0J, अब यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, इसका ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही हुआ ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी 0 हम लोग पास करेंगे बुल फंक्शन के अंदर, तो वो उसे फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या वैल्यू हो गया है, फॉल्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मूव करते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल आप लोगों को पता है, किसी भी अदर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, a string used to convert other type of values to a string। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हैं हम लोग सबको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कन्वर्ट करूंगा फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो मैं यहाँ लिखूंगा str ऑफ फ्लोट वैर। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले तो इसका टाइप प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ कन्वर्टेड स्ट्रिंग वैर। उसके बाद मैं इसका वैल्यू भी प्रिंट करके दिखा दूंगा, प्रिंट ऑफ कन्वर्टेड स्ट्रिंग वैर। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए, इसने इसे स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 124.67 इसने इसे स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ट्रू को कन्वर्ट करना चाहूंगा तो इसकी ट्रू को भी कन्वर्ट कर देगा, जिससे कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ बूल वैर। अब ट्रू को भी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, कन्वर्टेड। तो हम लोग किसी भी डेटा टाइप से स्ट्रिंग में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को टाइप कास्टिंग समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताइएगा कि क्या आएगा आउटपुट। सपोज क्या हम लोग नेस्टेड ऑफ टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, यानी टाइप कास्टिंग के अंदर एक और टाइप कास्टिंग, उसके अंदर एक और टाइप कास्टिंग, क्या ये पॉसिबल है? तो आप लोग बताइएगा। कन्वर्टेड डेटा, मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले बूल ऑफ, उसके अंदर मैं लिखता हूं str ऑफ, उसके अंदर मैं लिखता हूं फ्लोट ऑफ, बूलवैर। तो क्या इस तरह से करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इन्फिनाइट टाइम तक नेस्टेड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए बूलवैर के अंदर क्या डेटा स्टोर है। बूलवैर के अंदर ट्रू डेटा स्टोर है। ठीक है, ट्रू को एज अ 1 ट्रीट किया जाता है, और जब हम लोग उसे फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1.0। ठीक है, उसके बाद 1.0 को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर 1.0, और फिर जब उसे हम लोग बुल के अंदर पास करेंगे तो क्या होगा, वो एज अ ट्रू प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि
बुल के अंदर हम लोग कोई भी डेटा पास करते हैं एक्सेप्ट 0, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड नन, तो वो क्या उसे क्या ट्रीट करता है, वो उसे एज अ ट्रू ट्रीट करता है। यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट ट्रू आएगा। तो चलिए हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ कन्वर्टेड डेटा, क्या है आउटपुट, यहाँ पर ट्रू आ गया। ठीक है, अच्छा मैं एक लेयर अगर हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आएगा 1.0 स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसका मैं टाइप भी आप लोगों को प्रिंट करके दिखा देता हूं। मैं लिखता हूं टाइप ऑफ, ठीक है, ये सबसे पहले क्या इसमें कन्वर्ट कर दिया 1.0 के अंदर, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्ट किया है यहाँ पे, और उसके बाद इसने इसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसलिए फाइनली हम लोगों को आउटपुट क्या मिल रहा है, ये किस तरह का डेटा टाइप है, ये एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है। क्लियर है आप लोगों का? ऑल राइट, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को टाइप कास्टिंग तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइप कास्टिंग में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ऑल राइट, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स वर्सेस इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, पहले तो आप ये बताइए कि पाइथन के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। वो है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पांचों डेटा टाइप्स जितने भी हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर, वो सारे के सारे इम्यूटेबल हैं। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, इम्यूटेबल का मतलब हमने एक बार कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब उस ऑब्जेक्ट में हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इफ वी ट्राई टू डू सो, अगर हम लोग ऐसा करने का कोशिश करें तो क्या होगा, देन विद दो चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। बोलता है कि आप जो भी चेंजेस कीजिएगा उन चेंजेस के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी बिहेवियर को, इसी नॉन चेंजेबल बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूटेबिलिटी। बोलता है पाइथन के अंदर जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पाइथन का जो वर्चुअल मशीन है वो क्या करता है, सबसे पहले चेक करता है कि क्या ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पहले से ही मौजूद है। अगर पहले से ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद रहा तो वो उसी को यूज कर लेगा, नया ऑब्जेक्ट वो क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है जो हम लोगों को चाहिए, वो ऑब्जेक्ट अगर उसे नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होता यह है कि हम लोगों का तो पहले बात मेमोरी यूटिलाइज होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे बार बार, जब हमारे पास पहले से ही है कोई चीज़। सपोज आपके पास एक पहले से ही एक अच्छा लैपटॉप है, ठीक है, अब फिर से आप दोबारा पैसा क्यों वेस्ट कीजिएगा वैसा ही लैपटॉप परचेस करने के लिए। हो सकता है आप नया लैपटॉप परचेस करें विद एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आप सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन का क्यों परचेस करेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी हो गया ना। इसी तरह पाइथन भी समझदार है, वो क्या करता है, वो मेमोरी को यूटिलाइज करता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, पहले ढूंढता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट पहले से है मौजूद, अगर है तो वो उसी को यूज कर लेगा, और इससे क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या रियल में ऐसा होता है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लिया है और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट var a। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन किया, सपोज मैंने 50 असाइन कर दिया। ठीक है, मैं एक और वेरिएबल लेता हूं int var b। ठीक है, इसके अंदर भी मैं सपोज मैं स्टोर कर देता हूं 50। ठीक है, 50। ओके, मैं आप लोगों को बताया था कि id फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का id पता करने के लिए कि वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, उसका आईडी पता करने के लिए हम लोग आईडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आईडी पता करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ इंट var a। ठीक है, अभी क्या होगा, ये इसका आईडी प्रिंट कर देगा। अभी क्या होगा, ये इसका आईडी प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, अभी इसका आईडी क्या है, ये है इसका आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक और वेरिएबल लिया मैंने इंट var b और इक्वल्स 50। मैंने यहां पे 50 लिख दिया। तो अब आप बताइए क्या ये जो वेरिएबल है फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा?
नहीं, ये फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही, सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर 50 लिखा, ये पीवीएम जो है पाइथन का वर्चुअल मशीन सर्च करेगा क्या पहले से ही हमारे पास कोई 50 नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर है तो वो उसी को यूज कर लेगा, अगर नहीं रहता तो फिर ये क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि क्या दोनों का आईडी सेम है, यानी क्या दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ऑफ आईडी वेर बी। ठीक है, अभी देखिएगा आप, दोनों का क्या होगा, आईडी सेम होगा। ठीक है, दोनों का आईडी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हमने तो दो अलग अलग वेरिएबल लिए थे, लेकिन दोनों का आईडी सेम है। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या प्रूफ होता है कि ये पाइथन क्या करता है, अगर पहले से ही ऑब्जेक्ट मौजूद रहता है तो वो क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय उसी ऑब्जेक्ट को रीयूज कर लेता है। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को रीयूज कर लेता है ना। लेकिन अब हाँ, उसी ऑब्जेक्ट को रीयूज कर लेता है। अगर ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद नहीं रहा, सपोज मैंने यहाँ लिखा 56, अब तो 56 पहले से मौजूद नहीं है, अब क्या करेगा, हर एक का दोनों का आईडी अलग अलग हो जाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसने क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक चीज और, मैंने आप लोगों को इम्यूटेबिलिटी वर्ड बताया था। ठीक है, तो ये जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल इसलिए भी है कि मैंने आप लोगों को बताया कि नया ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब भी हम लोग नया वेरिएबल लिए और ऐसा कोई वैल्यू उसका डालें जो ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है, तो ये क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। अब सपोज जो पहला वेरिएबल था उसने अपने वैल्यू को मॉडिफाई करके क्या कर दिया, 58 कर दिया। ठीक है, या फिर 70 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसने मॉडिफाई कर दिया तो क्या होगा, अब ये भी तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था ना, तब तो दोनों के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये सारे वैल्यू क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, ताकि अगर कोई भी वैल्यू को मॉडिफाई करने का कोशिश करे तो सेम ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन ना हो, एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो जाए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट वैर क्या हो रहा है, नया ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और ये इंट वैर भी जो है वो क्या कर रहा है, वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए भी प्रिंट करके देखते हैं, दोनों का आईडी अलग अलग रहेगा। ठीक है, अभी भी दोनों का आईडी क्या है, अलग अलग है। अगर मैं इसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से हो सकता है। मैं यहाँ पर एक पेंट ओपन कर ले रहा हूँ। सपोज मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया, एक ए नाम का, या फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था मान लीजिए 56, इसका वैल्यू क्या था 56। मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, इसका वैल्यू क्या था, 56 था। ठीक है, अभी मैंने एक और, इसे कौन पॉइंट कर रहा था, इंट वैर ए। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था यहाँ पर, इसका नाम क्या था, इसका नाम था इंट वैर ए। ठीक है, ये किसे पॉइंट कर रहा था, ठीक है, ये किसे पॉइंट कर रहा था, ये इसे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, इस 56 को पॉइंट कर रहा था। अभी मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, और उसका क्या नाम दिया हमने, उसका नाम दे दिया हम लोगों ने इंट वैर बी। और इसके अंदर भी क्या वैल्यू असाइन किया, इसके अंदर भी हमने वैल्यू असाइन किया 56। अब क्या करता है पाइथन का वर्चुअल मशीन, क्या करता है, सबसे पहले सर्च करता है कि क्या पहले से मेरे पास 56 मौजूद है। देखता है हाँ, पहले से 56 मौजूद है। अब ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय क्या करता है, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाता है, इससे क्या होता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय हम लोग एक ही मेमोरी को यूटिलाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, इससे परफॉर्मेंस भी हम लोगों का बढ़ेगा और मेमोरी यूटिलाइजेशन भी होगा। दोनों का आईडी, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का आईडी भी सेम होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंट वैर ए के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। अभी सपोज कीजिए कि डेटा इम्यूटेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैंने मॉडिफिकेशन करके इसे 58 कर दिया, इसे क्या कर दिया हमने, 58 कर दिया, सपोज इसे क्या कर दिया, सपोज 58 कर दिया। ठीक है, तो 58 करने के बाद क्या होगा, दोनों के अंदर मेरा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, दोनों के अंदर, इसके अंदर भी वैल्यू चेंज हो जाएगा और इसके अंदर भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम को पॉइंट कर रहा है। इसीलिए पाइथन के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट
जितना भी फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो इम्यूटेबल होता है। अब अभी हमने अगर इंट वैर ए के अंदर 58 क्रिएट किया, इंट वैर ए के अंदर क्या कर दिया, 58 मॉडिफाई कर दिया। अब ये इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के बजाय, इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के बजाय क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा 58 के नाम से, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा 58 के नाम से, और अब ये इसे पॉइंट करने लगेगा और इसके साथ वो अपना रिलेशन छोड़ देगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और इसे मैंने कैसे प्रूफ किया, विद द हेल्प ऑफ आईडी, ठीक है। अभी यहां पर दोनों का आईडी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पाइथन के कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप्स के बारे में, जैसे कि बाइट्स हैं और बाइट्स एरे हैं, और भी है बहुत सारे, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, रेंज, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बाइट्स से। व्हाट इज बाइट्स? बाइट एक तरह का डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ बाइट नंबर को, जैसे कि एक एरे होता है, ठीक है, और ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है, ये भी इम्यूटेबल होता है, इसको भी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे भी, किस तरह का डेटा को बाइट हम लोग बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरह से, यहाँ पे बाइट डेटा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ बाइट्स और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, सपोज 100, ठीक है। या मैं सिंपली यहाँ पर पहले लिखता हूँ डेटा 100 और मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ बाइट के अंदर, दोनों काम कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिखता हूँ बाइट्स डेटा इक्वल बाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। अब प्रिंट कर लेते हैं इसका टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, और प्रिंट कर लेते हैं क्या, इसका वैल्यू को भी, यानी कि बाइट्स डेटा, सॉरी यहाँ पे भी बाइट्स डेटा ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आउटपुट इसका। मैंने यहाँ पर 100 किस फॉर्म में स्टोर किया था, इंटीजरिक फॉर्म में, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दे रहा है, टाइपकास्ट कर दे रहा है बाइट्स के फॉर्म में, और बाइट में 100 को कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से वैल्यू आ गया, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, बाइट्स फॉर्म में। अच्छा, बाइट्स में हम लोग डेटा को कन्वर्ट क्यों करेंगे जबकि हम लोग इसे बढ़िया से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं? क्या फ़ायदा होगा बाइट्स में कन्वर्ट करने का? या फिर हम लोग बाइनरी फाइल के साथ डील कर रहे हो, बाइनरी फाइल जैसे क्या, फोटो, इमेजेस, वीडियोस, जितना भी ये सब क्या हो गया, बाइनरी फाइल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के डेटा के साथ डील करने के लिए हम लोगों को किस तरह के डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है, बाइट्स के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि बाइट्स के अंदर जो भी अगर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक ये एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है 0 to 256 ओनली, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया, सपोज 10 लिया, उसके बाद मैंने लिया 90, उसके बाद मैंने लिया 215। अभी मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये बिल्कुल कन्वर्ट कर देगा, इजीली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये कन्वर्ट कर दिया डेटा को। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे दूं जो 256 से बड़ा हो, यानी कि 300 मैं ले लेता हूँ, अभी क्या होगा, एक एरर हम लोगों को मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एरर। किस तरह का एरर? वैल्यू एरर। बाइट मस्ट बी इन रेंज ऑफ 0 to 256, ठीक है। ये कितने से कितने रेंज में होना चाहिए? 0 से 256, अगर हम लोग इंटीजरिक डेटा को दे रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अगर कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप को पास करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, हाँ, तो नहीं होगा। अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, ठीक है, सिर्फ इंटीजर को हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ इंडिविजुअल डेटा पास करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ अल्ताफ, तो क्या होगा? अभी भी नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। लेकिन इसे हम लोग स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाइट्स के फॉर्म में। स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कुछ मेथड अवेलेबल है, इनकोड नाम का एक मेथड अवेलेबल है जिसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये से डिस्कस करूंगा जब हम लोग स्ट्रिंग डिटेल में पढ़ेंगे तब। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना एक मन में रहता है ना, दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे डेटा डॉट इनकोड, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा? ये बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है।
तो उसके बाद आता है बाइट एरे। बाइट एरे है जो बिल्कुल बिल्कुल बाइट के जैसा ही, एक एक चीज़ बाइट के जैसा है, बस ये म्यूटेबल है, यानी इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक म्यूटेबल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका अलाउड वैल्यूज क्या है बाइट के अंदर, 0 to 256 ओनली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इनबिल्ट डेटा टाइप दैट इज लिस्ट। देखिए लिस्ट क्या होता है, ये सारे डेटा टाइप को हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, मैं भी आप लोगों को बस फैमिलियर करा दे रहा हूँ कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, टपल क्या होता है, ये सबको मैं आप लोगों को बस फैमिलियर करवा रहा हूँ अभी एक। इसको हर एक के ऊपर कम से कम तो 20 मिनट का लेक्चर तो बनता है, 20 से 30 मिनट। ठीक है, ये डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं कि इसके ऊपर हम लोग एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ऑलराइट, तो लिस्ट डेटा टाइप सबसे पहले आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि लिस्ट डेटा टाइप को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है एक्चुअली, लिस्ट डेटा टाइप एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जहां पे डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज करके सबको समझते हैं। ऑर्डर मतलब क्या, कि हम लोग जिस फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे, यानी जिस सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करके रखेंगे, वो वही सीक्वेंस में रहेगा, यानी कि डेटा इधर उधर नहीं होगा, हमारा सीक्वेंस, हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद म्यूटेबल मतलब आप लोगों को पता है कि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, यानी लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट किया है तो उसे हम लोग बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रोजीनियस मतलब क्या, अलग अलग टाइप के डेटा को हम लोग इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं, या फिर वो स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, कॉम्प्लेक्स हो, हर एक तरह का डेटा को हम लोग इकट्ठा स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट डेटा को भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, और इसे हम लोग किस चीज़ के अंदर स्टोर करके रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए जल्दी से इसका डेमो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये ना, ये एक लिस्ट टाइप का ही डेटा है। ठीक है, ये क्या है, लिस्ट तरह का लिस्ट टाइप ऑफ डेटा है ये। चलिए मैं इसे प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ लिस्ट, टाइप ऑफ डेटा, सॉरी। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा, और इसे प्रिंट करके भी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे टाइप क्या प्रिंट होगा, लिस्ट, और उसके बाद जो डेटा होगा हमारा वो भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक डुप्लीकेट डेटा भी स्टोर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। 20 तो नहीं, इसके अंदर 10 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट। यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, लिस्ट हो गया। उसके बाद हमने जिस ऑर्डर में डेटा को स्टोर किया था, सबसे पहले 10, उसके बाद 90, उसके बाद 215, वो उसी ऑर्डर में प्रिंट हो गया डेटा। यहाँ पर ये डेटा क्या है, हेट्रोजीनियस है। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को भी स्टोर किया है, इंटीजरिक डेटा को भी स्टोर किया, हम लोग चाहते हैं तो बुलियन को भी स्टोर कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स को भी स्टोर कर सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर किया है, ये भी चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने डुप्लीकेट डेटा को भी स्टोर किया, यानी कि 10 को मल्टीपल टाइम, यानी 2 बार हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है 10 को। तो ये इससे क्या पता चलता है कि लिस्ट हमारा डुप्लीकेट डेटा को अलाउ करता है, कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी इसके अंदर हम लोग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और डेटा स्टोर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। लिस्ट के लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपेंड नाम का मेथड को। ठीक है, ये सब हम लोग लिस्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, अपेंड क्या करता है, कोई भी वैल्यू को लास्ट में ऐड कर देता है। मैं यहाँ लिखता हूँ 9000, या फिर एक फ्लोटिंग वैल्यू ले लेता हूँ 30.19। ठीक है, अभी आप देखिएगा, इसे मैं प्रिंट करता हूँ। पहले हमारा डेटा कुछ इस तरह से था, और अभी मैंने इसके अंदर क्या किया, एक और वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों का क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप का है, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से कंफर्म कर ले रहे हैं। मॉडिफाई करने से पहले हम लोग इसका आईडी प्रिंट कर लेंगे, आईडी ऑफ डेटा। ठीक है, और मॉडिफाई करने के बाद भी इसका हम लोग आईडी प्रिंट कर लेंगे। आईडी हम लोगों का सेम ही रहेगा। ठीक है, देखिए आईडी सेम है और हमने मॉडिफिकेशन भी कर दिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये किस तरह का डेटा टाइप है, ये एक म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा है।
हम लोग ये सारे डेटा टाइप को और भी आगे क्लियर करेंगे डिटेल में, नो वरी अबाउट दैट। ओके, उसके बाद हमारा आता है टपल। टपल बिल्कुल बिल्कुल लिस्ट के जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस? ऐसे तो दो डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस? पहला तो इसे हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, जबकि लिस्ट को क्या करते थे हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि टपल टाइप ऑफ डेटा इज इम्यूटेबल, यानी इसे हम लोग एक बार क्रिएट कर दिए, अब उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज लिस्ट बट इट इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टपल where इक्वल 30, 19, 20, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग प्रिंट कर लेंगे इसका टाइप, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ टपल where, ठीक है, टपल where। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इसका वैल्यू को भी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है? टपल, और यहाँ पर वैल्यूज क्या है? जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही इसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा है, तो इसके अंदर अगर मैं अपेंड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर कोई अपेंड नाम का फंक्शन ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा है, तो इसमें कोई ऐसा मेथड देने का वजह ही नहीं बनता है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? टुपल के पास कोई भी अपेंड नाम का ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज रेंज। रेंज डेटा टाइप के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। रेंज डेटा टाइप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जब भी हम लोग कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर को स्टोर करना चाहेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या? जैसे कि मुझे नंबर स्टोर करना 1 to 10, ठीक है, तो हम लोगों को पहले लिखना पड़ता था ना 1, 2, 3, 4 अप टू 100, ठीक है। लेकिन नहीं, रेंज की मदद से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 1, 100। इसमें क्या हो जाएगा? 1 से लेके 100 तक का पूरा सीक्वेंस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर को स्टोर करना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं रेंज डेटा टाइप का, ठीक है। और ये भी इम्यूटेबल है, ठीक है, ये भी इम्यूटेबल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रेंज डेटा टाइप किस तरह से दिखता है। चलिए हम लोग अब क्रिएट करते हैं रेंज ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे? हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, रेंज वेर इक्वल, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे रेंज फंक्शन का, ठीक है। रेंज फंक्शन की मदद से हम लोग रेंज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं 1, 10, ठीक है, 1, 10, है ना। अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ रेंज वेर, ऑलराइट। और मैं इसका डेटा भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट ऑफ रेंज वेर, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप क्या है? रेंज है, और इसके अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टोर है? 1 से लेकर के 10 तक। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ये तो डायरेक्टली 1 to 10 यहाँ पे दिखा दे रहा है, मुझे इसके अंदर का सारा वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों को लूप यूज करना होगा। विद द हेल्प ऑफ लूप वी कैन डू सो। लेकिन लूप तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो लूप पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखा तो जरूर सकता हूँ। अभी हम लोग आगे चल के लूप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए नो वरी अबाउट लूप। आ रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे फॉर नंबर, जितने नंबर है किसके अंदर? रेंज वेर के अंदर। फॉर जितने नंबर, यानी जितने नंबर है किसके अंदर? रेंज वेर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करते जाओ? हर एक नंबर को प्रिंट करते जाओ, हर एक नंबर को प्रिंट करते जाओ। अभी क्या होगा आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा डेटा को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है 1 to 9। हम लोग रेंज को भी आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो नो वरी अबाउट दैट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेट। सेट का इस्तेमाल हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू का ज़रूरत नहीं है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यानी कि जिस ऑर्डर में हम डेटा को स्टोर करेंगे वो ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सेट का, ठीक है। सेट को जनरली हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेट म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा है, यानी कि सेट का अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके अंदर बाद में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट,
ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं सेट को भी। सेट के अंदर कैसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल सेट, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा 20, 19, पाइथन, ट्रू, ठीक है, कोई भी वैल्यू 43.90, ठीक है। अभी मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ, इसका टाइप प्रिंट टाइप ऑफ वैर सेट, ठीक है, और इसका आईडी या सॉरी इसका वैल्यू को भी, ठीक है, और इसका वैल्यू को भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आउटपुट, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, सेट है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पर वैल्यू को स्टोर किया था। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि सेट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हम जिस ऑर्डर में स्टोर करेंगे डेटा, जरूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में डेटा को रिप्रेजेंट करे हमारे सामने। इसी के साथ है हमारे पास फ्रोजन सेट, ठीक है। फ्रोजन सेट क्या है, बिल्कुल सेट के जैसा ही है, लेकिन ये इम्यूटेबल टाइप का है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया तो उसके बाद इसे हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे भी हमें की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखना पड़ता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, तो इस तरह का डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जब भी हमें की पेयर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने का जरूरत है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप का, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यू एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को ये स्टोर करके रखता है, जहां पे की हमेशा यूनिक होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउड बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। डिक्शनरी वेरिएबल इक्वल्स, और इसे भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर की वैल्यू के फॉर्म में डेटा लिखते हैं। जैसे कि यूजर नेम में लिख देता हूँ अल्ताफ, और मेरा पासवर्ड क्या होगा 1 2 3 4 5, सबसे इजी, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉरी यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या आपके लिए और भी ज़्यादा कन्वीनियंट इस तरह से होगा जब हम लोग लिखेंगे यूज़र नेम, और मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह से अल्ताफ, फिर से दूसरा की वैल्यू फॉर्म देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ इसका टाइप, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ डिक्ट वैर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू को भी प्रिंट करके दिखाएंगे। हाँ, एक चीज़ और इसमें भी, कि इसमें भी हमारा जो ऑर्डर रहता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, ऑर्डर जो रहता है मेंटेन रहता है। अर्लियर वर्जन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब होता है, पाइथन के लेटेस्ट वर्जन में ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखता है। तो चलिए इसे प्रिंट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी, और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, यूजर नेम, और उसके बगल में पासवर्ड, यूजर नेम उसका वैल्यू, फिर पासवर्ड उसका वैल्यू, इस तरह से यहाँ पर डेटा यहाँ पर ये स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिक्शनरी होता है, बस आप लोगों को बस मैं फैमिलियर करा रहा हूँ, हालांकि इनके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, सो फिकर नॉट, ऑलराइट। तो ये रहा हमारा डिक्शनरी। इसके बाद एक और डेटा टाइप है हमारे पास, वो है नन। जैसे अदर लैंग्वेजेस में नल होता है ना, नल, इसी तरह पाइथन में होता है नन, ठीक है। नन मीन्स नथिंग, नो वैल्यू एसोसिएटेड, यानी कुछ भी नहीं, ठीक है। नन मतलब स्पेस मत समझिएगा, या जीरो या फॉल्स, ये सब कुछ नहीं। नन मतलब नन, सिंपली नन, यानी इसका मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं और उसमें कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी कैन पुट एज नन, ओके। तो वहाँ पे हम लोग नन लिख सकते हैं, ठीक है। ये इट इज समथिंग लाइक नल इन जावा, मैंने आप लोगों को बताया ना, जैसे जावा में नल होता है या फिर सी में भी होता है, उसी तरह हम लोग पाइथन में नन लिखते हैं, नन, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे लिखा है एक वेरिएबल वैर इक्वल नन, और एक चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि नन हमेशा अपर केस से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसे लोअर केस में लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है।
अभी मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ नन, सॉरी टाइप ऑफ वेर, है ना। और मैं इसे इसका जब वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, नन। ठीक है, नन टाइप का है और इसका वैल्यू आ गया नन। लेकिन मैं इसे अगर स्मॉल में लिखूं यानी लोअर केस में नन लिखूं तो हम लोगों को एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा, नेम एरर। ये नन कहीं डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को पता है, ये कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग बनता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, यानी स्ट्रिंग के अंदर इन कैरेक्टर का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। इन स्ट्रिंग लिटरल्स वी कैन यूज एस्केप कैरेक्टर टू एसोसिएट अ स्पेशल मीनिंग, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, वैसे कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्केप कैरेक्टर्स। ऑलराइट, जैसे आपने कहीं देखा होगा स्लैश एन मतलब क्या, न्यू लाइन। स्लैश टी मतलब क्या, टैब, हॉरिजॉन्टल टैब। ठीक है, स्लैश आर मतलब कैरेज रिटर्न। ठीक है, बैक स्पेस, ऐसे करके बहुत सारे हैं एस्केप कैरेक्टर्स। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनमें से कुछ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कुछ लिखना हुआ, मैंने एक वेरिएबल लिया वैर। ठीक है, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि कुछ न्यू लाइन में भी कुछ आ जाए वैल्यू, तो न्यू लाइन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्लैश इन, और उसके बाद जो लिखना है हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है हाउ आर यू। ठीक है, अभी मैं अगर प्रिंट करता हूँ वैर को तो क्या आएगा आउटपुट, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यू स्लैश इन की वजह से क्या हो जाएगा, न्यू लाइन यानी लाइन चेंज हो जाएगा, और उस लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, हाउ आर यू। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, हेलो वर्ल्ड और न्यू लाइन में क्या आ गया, हाउ आर यू। परफेक्ट। ठीक है, इसी तरह और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे लिखना रहा यूजर नेम। ठीक है, और मैं देना चाहता हूं एक बड़ा सा स्पेस, ऐसे 1 2 3 4 इतना बड़ा स्पेस देना चाहता हूं, तो इतना बड़ा स्पेस लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं स्लैश टी। ठीक है, स्लैश टी, और यहाँ पर यूजर का नेम, जैसे मेरा नेम है अल्ताफ तो मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ताफ। ठीक है, अभी क्या होगा, यूजर नेम के बाद एक स्पेस आ जाएगा, यानी टैब इतना स्पेस आ जाएगा, उसके बाद अल्ताफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर यूजर नेम, उसके बाद टैब, उसके बाद अल्ताफ। परफेक्ट। यहाँ पर अगर इस तरह से लिखें तो और भी थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं बहुत जगह। इसी तरह है कैरेज रिटर्न, बैक स्पेस। ठीक है, हर एक का अपना अपना इस्तेमाल है। हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे ना तो उस वक्त इन कैरेक्टर्स का और भी ज़्यादा डीप में हम लोग यूजेस देखेंगे। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कांस्टेंट के बारे में, कि पाइथन के अंदर कांस्टेंट नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक कांस्टेंट इन पाइथन। ठीक है, लेकिन पाइथन में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपर केस। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपर केस से हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे इसका मतलब वो कांस्टेंट बन गया। ये बस एक कॉन्वेंशन है। ठीक है, इट्स जस्ट अ कॉन्वेंशन। मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, कन्वर्जन लिख दिया, कॉन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है, इट्स जस्ट अ कॉन्वेंशन, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम लोग अपर केस में कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। हालांकि पाइथन के अंदर कांस्टेंट नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई का वैल्यू कितना होता है बताइए, पाई का वैल्यू होता है 3.14, सपोज इस तरह से कुछ। अब मैं प्रिंट करता हूँ पाई को तो ये पाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हो, ओ अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखा ना यहाँ पे, प्रिंट। ठीक है, 3.14। अब मैं चाहता हूं अगर बाद में पाई का वैल्यू चेंज कर देना तो क्या ये नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं ऐसे करके कुछ भी रैंडम डिजिट डाल दिया यहाँ पे, अभी क्या आ जाएगा, जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो आ जाएगा। तो हम लोग बस रिप्रेजेंट करते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कांस्टेंट पाई, है ना, ये बस एक कॉन्वेंशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को अपर केस से डिनोट करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगा।